मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 351 मत मारो। ठीक है। सर्वनाश का लोहार C351 मत मारो। ठीक है। अध्याय 351 मत मारो। ठीक है। सामान्य अनुयायियों द्वारा बनाए गए शवों के अराजक ढेर से बाहर निकलना अपेक्षा से अधिक कठिन था। सेठ ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वह किसी को भी परेशान या धक्का न दे। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह नहीं चाहता था कि उसे पकड़ा जाए। वह वाकई घिनौना था। कुछ भी छुए बिना भी वह नहाना चाहता था। नहीं, एक लंबा स्नान, एक ऐसा गर्म स्नान जो वाकई किसी भी चीज को जला दे। शायद वह लावा के एक कुंड में कूद जाए। शायद इससे उसे फिर से साफ महसूस हो। सेठ शाम को कारवां से निकला था और जब वह बीच में बने बड़े तंबू के पास पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। आखिरकार उस जगह से निकलकर उसे जो राहत मिली वह अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक थी। उसे बस यही अफसोस था कि उसे लेस देन नाइट विजन ग्रेटर देन था। अंधेरा भी इस जगह की भयावहता को नहीं छिपा सका। वह उस जगह से दूर हट गया और बड़े तंबू के सामने खड़ा हो गया। यह एक सर्कस के तंबू के आकार का था और प्रवेश द्वार के फ्लैप पर कड़ी सुरक्षा थी। हालांकि ये सिर्फ एक तंबू था, इसकी सुरक्षा के लिए कोई विशेष सामग्री या जादू नहीं था। सेठ ने बस अपने बड़े पैमाने पर उत्पादित सोल केसर में से एक के साथ इसमें एक छेद किया। ये चुप था, ये तेज था, ये पता नहीं चला। वहां कौन है? पहरेदार। बीच में बैठी आकृति अचानक चिल्लाई। अरे, उसने तो अंदर की तरफ एक नजर भी नहीं डाली थी। उन्होंने उसे कैसे पहचान लिया? वह असफल प्रयास से निराश था, लेकिन वह घबराया नहीं। वह तो अदृश्य था, वे उसे कैसे ढूंढ सकते थे? दरअसल यह एक मौका था। जब फ्लैप गार्ड टेंट में भाग गए तो सेठ धैर्यपूर्वक प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था। जल्द ही और गार्ड इकट्ठे हो गए और टेंट का निरीक्षण करने लगे। उन्हें छोटा सा छेद मिला। महामहिम, आपने जिस जगह का वर्णन किया था वहां हमें एक छोटा सा छेद मिला, लेकिन हमें अपराधी नहीं मिला। जाओ, उसे खोजो। शिविर की तलाशी लो। हाँ महाराज। गार्ड चले गए और कैंप साइट की तलाशी लेने लगे। केवल 2 ही फ्लैप पर रुके थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सेठ बहुत पहले ही हंगामे के दौरान टेंट में घुस गया था। किसी ने उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया और उसके पास अंदर का निरीक्षण करने के लिए बहुत समय था। तंबू के अंदर की दीवारें मांसल लताओं से ढकी हुई थीं, जो रक्तवाहिकाओं की तरह थीं और एक चिपचिपी सी झिल्ली थी। जहां उसने छेद किया था, वहां झिल्ली क्षतिग्रस्त थी। शायद इसी वजह से उसकी मौजूदगी का पता चला। बेलों के इस जाल के बीच में ज़ारकॉन का चैंपियन बैठा था। वह पहरेदारों से बातचीत के दौरान एक बार भी पीछे नहीं हटा था। यहाँ वह पारदर्शी स्क्रीन से घिरा हुआ था जो अलग-अलग दृष्टिकोणों से कई स्थितियों को दिखा रहा था। अन्य लोग शायद इन्हें नहीं देख पाए, लेकिन सेठ देख सकता था। ये स्क्रीन आत्मा ऊर्जा पर आधारित थी, ठीक वैसी ही जैसे चैंपियन की छाती में सभी जंजीरें बंधी हुई थी। सेठ जो देख सकता था, उससे लगता था कि वे वही हैं जो उसके अनुयायियों ने देखा था। इस आदमी के पास कोई ऐसा हुनर रहा होगा जिसकी वजह से वह अपने अनुयायियों को ड्रोन की तरह इस्तेमाल कर सकता था, ताकि वह दूर से ही उनकी हर हरकत पर नजर रख सके। कुछ तो चल रही लड़ाई का लाइव फीड थे। हाँ, वे आखिरकार चले गए। मैं बिना किसी व्यवधान के अपना काम क्यों नहीं कर सकता? कम से कम एक बार तो। ये कहते हुए उस प्रभावशाली चैंपियन ने अपनी पैंट उतारी और चिकन का गला घोटने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सेठ किसी व्यक्ति को उसके निजी समय में नहीं मार सकता था। ये बहुत ही असभ्यता थी। करीब से निरीक्षण करने पर उसने पाया कि कई स्क्रीन पर सिर्फ फोन चल रहा था। यह आदमी संस्कृति का सच्चा आदमी था। उसके पास इतना प्रभावशाली कौशल था और उसने इसका इस्तेमाल ताक झांक के लिए किया। ज़ारकॉन वास्तव में असीम कामुक इच्छाओं का देवता था। उस आदमी ने अपनी घुरघुराहट को कम करने की भी जहमत नहीं उठाई। लोहार चाहता था कि वह आदमी अपना आखिरी काम पूरा कर ले और इस हुनर में उसकी काफी दिलचस्पी थी, इसलिए वह इधर-उधर देखने लगा। जब तक उसे पता नहीं चला कि सामने लगी एक बड़ी स्क्रीन पर क्या चल रहा था। यह एक छोटी सी झील का दृश्य था जिसमें महिलाएं नहा रही थीं। किसी बात ने उन्हें चौंका दिया और वे सभी अपने कवच पहनने और लड़ने के लिए तैयार होने के लिए उछल पड़ी। बस एक पल के लिए वे अपनी पूरी शान में दिखाई दे रही थी, उसके बाद सभी तरह के कवच ने उन्हें ढक लिया। उनमें से एक मीना थी। यहाँ वह आदमी को अंतिम हस्त मैथुन का शिष्टाचार दे रहा था और यह कमीना। ये कुछ ही क्षण बाद चैंपियन का सिर उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर लुढ़क गया। आह, पहरेदार, पहरेदार, कोई यहाँ है। अलग हुआ मुखिया चिल्लाया। सेठ ने अपनी आत्मा को बचाने के लिए ड्रैकोनिक ब्लेड का इस्तेमाल किया था। अब ये व्यक्तिगत था। वह इस आदमी को धीमी और आसान मौत देने के पक्ष में नहीं था। गार्ड मांस कवच की प्लेटों और हड्डियों से ढके हुए भयानक मांस के दानवों में तब्दील हो गए और तंबू में घुस गए और अपने 2 हिस्सों में बटे नेता को जमीन पर अपनी पैंट उतारे हुए पाया। सिर पहले से ही शरीर से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने अपने नेता के अलावा किसी और को समझौतापूर्ण स्थिति में नहीं देखा। पहले तो उसने इस आदमी को निराश कर दिया। वह वैसे भी ऐसा करता, लेकिन अब उसने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा किया। केंद्र में सेठ से आग की सुनामी फूटी और पूरे कैंपस साइट को कवर कर लिया। ये फायर वेव था जो उसके दस्ताने से एक मंत्र था जो हाल ही में उसके लेवल अप की बदौलत अनलॉक हुआ था। अपने उपकरणों और अग्नि के परिजन के रूप में गुण से मजबूत होकर इसने 50 मीटर के दायरे में सब कुछ बर्बाद कर दिया। खूनी लताएं, झिल्ली और अन्य सभी टैंक जल गए। उनके निवासी और आसपास के गार्ड जले हुए शरीर में बदल गए थे जो धीरे-धीरे पुनर्जीवित हो रहे थे। चैंपियन को भी अपना सिर फिर से जोड़ने के बीच में चोट लगी थी, लेकिन लहर ऐसी नहीं थी जो उसे या उसके अनुयायियों को मार सके। ये सिर्फ टैंक से छुटकारा पाने के लिए था। सेठ चाहता था कि वह देखे कि आगे क्या होता है। ज़ारकॉन के चैंपियन ने अपने लड़के की त्वचा जलने पर चिल्लाने की इच्छा को दबा लिया। तो क्या हुआ अगर हमलावर अदृश्य और एक शक्तिशाली जादूगर था? वह बस वापस आ सकता था और जैसे ही उसने उसे खरोचा, वह उनके साथ शामिल हो गया। वह गुस्से में अपनी गर्दन और आंखों को फिर से ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था ताकि वह लड़ सके। तभी उसने अपने बगल में एक धीमी आवाज में मंत्रोच्चार सुना। इसने उसके अपने गुस्से भरे विचारों को भी दबा दिया। चैंपियन ने ऊपर देखा और उसकी ठीक हो चुकी आंखों ने आखिरकार एक काले रंग की आकृति को अपने ऊपर खड़ा देखा। गहरी लयबद्ध गुनगुनाहट तेज होती जा रही थी और वह अपने सिर में बजने वाली आवाज के साथ मुश्किल से ध्यान केंद्रित कर पा रहा था। अचानक दुसा विब्राजी जा। यह मंत्र एक ऐसे आघात तरंग के साथ समाप्त हुआ जिसने वहां खड़े सभी लोगों को झकझोर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। दुसा उग्रसती। एक और गीत युद्ध क्षेत्र में गूंज उठा। उसकी आत्मा को खींचा जा रहा था। एक आवाज उसके साथ आने का इशारा कर रही थी। ये चैंपियन के लिए बस एक खामोश फुसफुसाहट थी और उसने आसानी से दूसरी तरफ से आने वाले आह्वान का विरोध किया। उसने ऊपर देखा कि क्या हो रहा है। वह लगभग हिलने में सक्षम था, लेकिन वह डर के मारे नीचे गिर गया। उसे उसके अनुयायियों से जोड़ने वाली जंजीरें टूट गईं, एक-एक करके, लेकिन एक बड़ी खामोश लहर में गिरते डोमिनोज की तरह उनका अस्तित्व समाप्त हो गया और उनकी आत्माएं उसके ऊपर ऊंचे काले व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ी। उस आदमी ने अचानक अपनी कमर पर लगा लंबा ब्लेड निकाला और बिना कुछ कहे ज़ारकॉन के चैंपियन के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। चैंपियन जो लगभग चलने फिरने में सक्षम था, असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। अल्पविराम। सेठ उसके पास झुक गया। कैसा लग रहा है? उसने पूछा। सब कुछ बिखरते हुए देखना कैसा लगता है? तुम डेल्टा वाले आदमी हो, है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, तुम्हें पता है, मेरा अपहरण हो गया। मैं वापस घर जा रहा हूँ। मैंने एक आदमी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हस्तमैथुन करते हुए पाया, जबकि उसकी सेना उसे मारने की कोशिश कर रही थी। हमेशा की तरह, सेठ ने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। लेकिन मुझे गलत मत समझो, ये वैसे भी होता, बस थोड़ा अच्छा होता। सेठ ने छोटी-छोटी बातें की क्योंकि उसने अपने सोल स्पेस में संख्या को बढ़ते देखा। कई सौ छोटी और मध्यम आकार की आत्माएं आईं। मुझे लगता है कि एक बार जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो एंकर पॉइंट उर्थ पर सभी ज़ाकिस चले जाएंगे, है ना? वह इसे धीरे-धीरे करना चाहता था, लेकिन मीना के लड़ने के विचार ने इसे कुछ हद तक जरूरी बना दिया।
उसे मीना और उसके द्वारा दिए गए उपकरणों पर भरोसा था, लेकिन वह सुरक्षित रहने के बजाय पछताना चाहता था। सेठ ने अपनी आत्मा को निकालने की कोशिश की, लेकिन दैवीय जंजीरों ने उसकी कुशलता को मजबूती से रोक दिया। अगर वह शरीर को जलाकर राख भी कर दे तो भी वह आत्मा को नहीं निकाल पाएगा। उसने कंधे उचकाए और अपनी सूची से एक सोल पियर्सर खंजर निकाला। अगर वह उसे काट नहीं पाता तो वह उसे नष्ट कर देता। वह उस आदमी की आंखों में आंसू और घबराहट देख सकता था। क्या ये वास्तव में एक देवता का चैंपियन था? जैसे ही लोहार ने खंजर को अपनी छाती में घुसाना चाहा, उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। आसमान में बादल खुल गए और एक तेज रोशनी चमक उठी। उसकी जान लेने की हिम्मत मत करना। सेठ पर एक जबरदस्त दबाव पड़ा और वह मुश्किल से हिल पा रहा था। चैंपियन की आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। यह उसके भगवान की आवाज थी। वह उसे नहीं छोड़ेगा। और मैं क्यों न करूं? एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या तुमने पर्याप्त नहीं किया? तुमने बदला लिया। तुम्हारे पास आत्माएं हैं। उसकी जान बख्श दो। खेल की शुरुआत में ही चैंपियनों का एक दूसरे को मारना अनुचित है। खेल, तुम इसे खेल की तरह लेते हो। तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे इस चीज को जाने देना चाहिए और तुम्हारे खेल के कारण बदला लेने का जोखिम उठाना चाहिए। हाँ, ठीक है, मैं उसे नहीं मारूंगा, सेठ ने दांत दिखाते हुए कहा। ज़ारकॉन का चैंपियन जमीन पर हंसने लगा क्योंकि उसकी लंगड़ाहट फिर से बढ़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि उसे लगता था कि वह जीत गया है। सेठ ने सिर्फ इसलिए नहीं रोका क्योंकि भगवान ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। उसे पहले से ही एक पूर्वाभास था और एक बेहतर विचार भी। मैं उसे नहीं मार सकता। ठीक है, मैं उससे भी बुरा करूंगा। एक उदार मुस्कान के साथ वह जमीन पर पड़े आदमी की ओर मुड़ा और घृणित रूप से मीठी आवाज में बोला, ऐसा मत सोचो कि यह सब खत्म हो गया है। तुम्हें जिंदा रखने के लिए मेरे पास एक शर्त है। छाया और अंधेरे के जाल की तरह ये शब्द चैंपियन के कानों में घुस गए। हंसी बंद हो गई। क्या चाहते हो? यह आसान है। आपको यह हार पहनना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। शब्द शहद की तरह मीठे थे, लेकिन उन्होंने उस आदमी के दिमाग में सड़ते हुए शरीरों की तस्वीरें और सड़े हुए मांस की मीठी गंध को जगा दिया। इसमें और भी बहुत कुछ था, लेकिन गहने पहनने में क्या बुराई थी? वो एक चैंपियन था जिसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था। ठीक है, सेठ ने राक्षसी मुस्कान के साथ उसे संकी अभिशाप सौंप दिया। यह क्या है? क्या हो रहा है? नहीं, जिस क्षण दूसरे ने शापित हार पहना, वो उसकी त्वचा में धंस गया और एक टैटू बन गया और उसी क्षण उसने उसकी जीवन शक्ति को बेतहाशा चूसना शुरू कर दिया। यह क्या है? तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं इसे कैसे उतार सकता हूँ? आप ऐसा नहीं कर सकते, यही मजेदार बात है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा सेठ ने अनुमान लगाया था। कुछ ही मिनटों में चैंपियन की उम्र बढ़ने लगी। तो क्या हुआ अगर इसमें दिव्य पुनर्जनन शक्तियां और अमर आत्मा थी? जैसे जैसे हार जीवन शक्ति को चूसता रहा, उसकी शक्ति बढ़ती रही और जल्द ही इसने चैंपियन के आशीर्वाद को दबा दिया। हार बस उसे चूसता रहा और खुद को मजबूत करता रहा। इस बार ज़ारकॉन की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ और सेठ ने भगवान के चुने हुए को 10 मिनट तक संघर्ष करते देखा। उसे राख में तब्दील होने में देव से भी कम समय लगा। सेठ को आश्चर्य हुआ कि हाथ धूल में नहीं था और चैंपियन मरा नहीं था। राख के ऊपर एक आत्मा तैर रही थी, एक जीवित आत्मा जिस पर सन की अभिशाप की छाप थी। अच्छा, इस बार आपने कुछ दिलचस्प बनाया है, पॉकेट लिच ने उत्सुकता से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 352 धुएं के संकेत। सर्वनाश का लोहार C352 धुएं के संकेत। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 352 धुएं के संकेत। आपका क्या मतलब है? खैर, तकनीकी रूप से आपने इस आदमी को एक अपन फिलाक्ट्री में बदल दिया। जो देखा जा सकता था उससे पता चलता है कि ज़ारकॉन के अनुयायी जीवित लिच के बराबर थे। उनकी आत्मा भगवान के बंधन के माध्यम से नश्वर क्षेत्र से बंधी हुई थी, ठीक उसी तरह जैसे एक लिच अपनी आत्मा को एक फिलाक्ट्री से जोड़ता है। इससे भौतिक शरीर मरने में असमर्थ हो गया। यहाँ तक कि अगर नष्ट भी हो जाए तो वह बस पुनर्जीवित हो जाएगा। उन्हें मारने के लिए या तो आत्मा को बांधने वाली जंजीरों को काटना पड़ता था या आत्मा को नष्ट करना पड़ता था। दोनों ही लिच के फिलाक्ट्री को नष्ट करने के बराबर थे। इस विमान पर लंगर के रूप में काटने के लिए कोई जंजीर नहीं थी। चैंपियन के पास बस अपनी श्रेणी और आशीर्वाद के कारण अमर आत्मा थी। अब ये लंगर मनमौजी इलाज की वजह से अपंग हो गया था। ये शरीर को उतनी तेजी से पुनर्जीवित नहीं कर सकता था जितनी तेजी से आइटम ने जीवन शक्ति को चूसा था। फिलाक्ट्री बरकरार थी, आत्मा जीवित थी, लेकिन पूरी तरह से कार्य करने में असमर्थ थी। क्या ये खतरनाक है? सेठ ने सावधानी से पूछा। उसे शरीर विहीन जीवित आत्माओं के साथ कोई अनुभव नहीं था। क्या चैंपियन अभी भी कौशल का उपयोग कर सकता था? एकमात्र बार जब उसने जीवित आत्मा को छुआ था तब उसने हाथों को ईवी की आत्मा से जोड़ा था। चिंता मत करो, ये सुरक्षित है। इस आत्मा में अभी अहंकार भी नहीं है। रुको, क्या ये कैसी बात है? यह ज्यादा जटिल है, लेकिन अहंकार प्रदर्शित करने के लिए आपको या तो जीवित होना होगा या अमृत। और अहंकार प्रदर्शित करने के लिए भी विशेष परिस्थितियों की जरूरत होती है, जैसे कि आपका कौशल, कोई अनुष्ठान या बहुत मजबूत इच्छा शक्ति। अभी वह दोनों में से कोई नहीं है। वह भेजे गए पत्र की तरह है जो डिलीवरी में अटका हुआ है। न तो शरीर और न ही आत्मा अहंकार को आश्रय दे सकती है, जबकि शरीर लगातार पुनर्जीवित होने की कोशिश करता है। तो अभी यह आत्मा सिर्फ ऊर्जा की एक गेंद है जो खुद की रक्षा नहीं कर सकती। सेठ ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर लेस देन सोल ऑफ वीविल ट्रेलर बड़ा जीवित ग्रेटर देन। इसे क्राफ्टिंग मटेरियल का लेबल नहीं दिया गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सेठ इसके साथ काम नहीं कर सकता था। उसने एक बार ईवी की आत्मा के साथ ऐसा किया था, इसलिए वह सैद्धांतिक रूप से जीवित आत्माओं का उपयोग करने में सक्षम था। बस इतना था कि वह इसके साथ कोई वस्तु नहीं बना सकता था। जब उसने अमर चुड़ैल के हाथ बनाए तो उन्हें ऐसी वस्तु के रूप में नहीं गिना गया जिससे उसे कौशल दक्षता प्राप्त हुई। अब यह तथ्य बहस का विषय था। अपनी नई कक्षा के साथ वह इस नई चीज के साथ खेलने में बहुत सक्षम हो सकता है। इसमें सिर्फ एक कमी थी, वह जीवित चीजों को इन्वेंट्री स्पेस में नहीं रख सकता था। सेठ को मजबूरन आत्मा को एक छोटी थैली में रखना पड़ा जिसे उसने अपनी बेल्ट से बांधा था। ये काम पूरा करने के बाद वह पीछे मुड़ा और उसकी नजरें नष्ट हो चुकी सेना पर पड़ी। देर से ही सही, उसे एहसास हुआ कि उसे नहीं पता था कि उसके कामों का असली युद्ध पर क्या असर होगा। जल्दी में वह कारवां की दिशा में वापस भागा। अगर उसे किसी बड़ी लड़ाई के लिए इलाके का पता लगाना था तो उसे पफल्स की जरूरत थी। चूंकि उसे वापस जाते समय छिपने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसे अपने रास्ते में छोटे पेड़ों और झाड़ियों से कोई परेशानी नहीं थी। हेड्स का हेलमेट पहने हुए वह एक अदृश्य मालगाड़ी थी जो सीधी रेखा में चलती थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देती थी। यह अपेक्षाकृत आसान था क्योंकि उसका कवच किसी भी प्रभाव का 50% हमलावर पर वापस परावर्तित करता था। इस मामले में हरियाली। सीधी रेखा में दौड़ते हुए उसे अपने सहयोगियों के पास लौटने में केवल 15 मिनट लगे। उसने केवल एक संक्षिप्त सारांश दिया कि क्या हुआ और उसके बाद की स्थिति से निपटना दूसरों पर छोड़ दिया। उन्हें केवल लगभग सीधे रास्ते पर चलना होगा जिस पर सेठ ने वापस आते समय वनस्पति को काटा था। वह पफल्स पर सवार हो गया और दोनों युद्धस्थल की तलाश में रात के अंधेरे आसमान में उड़ गए। सेठ के पास एकमात्र सुराग था, वह छोटी सी झील जहां महिलाएं नहाती थीं। अगर उसे वह मिल गया तो उसे यकीन था कि वह मीना और बाकी लोगों को ढूंढ पाएगा। दुर्भाग्य से यह क्षेत्र छोटी बड़ी झीलों और तालाबों से भरा हुआ था। उसने पानी के असंख्य स्रोतों के कारण आत्मविश्वास से इस दिशा को चुना था, लेकिन वहां उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा थे। जब पफल्स की उड़ान का समय समाप्त हो गया तो वे वापस जमीन पर आ गए और सेठ ने उन्हें करीब से देखा। ये प्राकृतिक झीलें और तालाब नहीं थे। सेठ को एहसास हुआ कि वे एक पुराने शहर के अवशेष थे जो कभी यहाँ खड़ा था, जिसे जिलों के समय से बहुत पहले ही छोड़ दिया गया था। उसे इतिहास की कक्षा से ऐसा कुछ स्पष्ट रूप से याद था।
सभी छेद जो अब पानी से भरे हुए थे कभी सतह पर मौजूद खदानें या ढह चुके शाफ्ट थे। शायद उसे अपना समय निकालकर बाद में यहाँ चारों ओर देखना चाहिए था। आखिरकार उसके पास उन्नत खनन कौशल और अयस्क का पता लगाने का हुनर था। लेकिन पहले उसे बाकी लोगों को ढूंढना था। उसे यकीन था कि वे बचाव दल के रूप में आए थे। कहीं न कहीं यूल्केट्स फर और अन्य सेनाएं उनके लिए लड़ रही थी। वह कारवां के स्थान से पश्चिम और दक्षिण की ओर जाता रहा, लेकिन उसे युद्ध या यात्रा का कोई संकेत नहीं मिला। क्या वे उत्तर में थे या उससे भी आगे पश्चिम में? सेठ को यह याद नहीं था कि वह कितनी देर तक खोजता रहा था। आखिरकार उसने वापस लौटने का फैसला किया। लोहार को देर से याद आया कि कारवां में कोई भी जारकिस्ट को मारने में सक्षम नहीं था। वह जल्दबाजी में भूल गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर उनका सामना किसी उत्परिवर्तित जानवर से होता जो भागने में सफल हो जाता तो क्या होता? उसके शांत रहने का एकमात्र कारण उसकी थैली में आत्मा से जुड़ी जंजीरों की संख्या थी। अगर कोई नया जारकिस्ट होता तो अतिरिक्त कनेक्शन होते, है ना? दूर से उसने आसमान में काले धुएं का एक मोटा स्तंभ उठते देखा। यह शायद कारवां का काम था। यह जगह जारकॉन के मुख्य शिविर से मेल खाती थी जिसे उसने नष्ट कर दिया था। उसने वापस वहीं लौटने का फैसला किया और शिविर से एक सर्कल में खोज करने लगा। हालांकि उसे चिंता थी कि इस समय मदद करने के लिए वह पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। सेठ ने पफल्स को अपनी आखिरी औषधि और कुछ शराब पिलाई जो उसने कोरबो से खरीदी थी ताकि वह जल्द से जल्द हवा में वापस आ सके और उसका मान पुनः उत्पन्न हो सके। सीधी रेखा में उड़ते हुए वे जल्दी से जलती हुई लाशों के ढेर के मैदान में पहुंच गए। सेठ को समझ नहीं आया कि वह ये दृश्य देखकर हंसे या रोए। जंगल के किनारे पर उसने यूलकैट के फर और अन्य लोगों के एक समूह को चिमेरा के एक समूह के साथ देखा। समस्या ये थी कि सभी ने अपने हथियार निकाल लिए थे और वे एक गतिरोध में फंस गए थे। उनके बीच मार्सेल और डूहू खड़े थे और बेतहाशा इशारे कर रहे थे। समस्या होने के बावजूद वह उन्हें सुरक्षित देखकर खुश था। उन्हें एक छोटा सा मजाक खेलने में खुशी हुई। दूसरों को पफल्स देखे हुए बहुत समय हो गया था। जब उन्होंने नए और राजसी पफल्स 3.0 को आसमान में उड़ते देखा तो वे पूरी तरह से डर गए। चलो उन्हें अच्छी तरह डरा दें, पफ। सेठ फुसफुसाया। महान, मैं ऐसे ही बचकानी शरारतों में हिस्सा नहीं लेता। और आइसक्रीम के बारे में क्या ख्याल है? पफल्स महान अविनाशी है। मैंने आपसे वादा किया था कि मीना द्वारा आपका खाना खाने के लिए माफी के तौर पर आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं। मैं इसे दोगुना कर देता हूं और ऊपर से थोड़ी और शराब डाल देता हूं। ठीक, क्या? ठीक है, हम ये करते हैं। पफल्स के लिए इतना ही, जो भ्रष्ट नहीं है, अल ने चिढ़ाते हुए कहा। हंफ, मैं आइसक्रीम और शराब ले रहा हूं। तुम्हें क्या मिलेगा? लिच ने कोई जवाब नहीं दिया और चुप रहा, लेकिन ये कोई दोस्ताना चुप्पी नहीं थी। इस बीच वे आसमान में बहुत ऊपर उड़ते रहे ताकि जमीन पर मौजूद लोग उन्हें देख न सके। एक बार जब वे जमीन पर बहस कर रहे लोगों के ऊपर पहुंच गए तो दुष्वप्न कैटरपिलर एक तेज गोता लगाने लगा, जैसे कि एक फ्री फॉल रोलर कोस्टर पर। एड्स बाय पब फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 353 अपनी जगह जाने। सर्वनाश का लोहार C353 अपनी जगह जाने। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 353 अपनी जगह जाने। तुम कहां हो, हैरिस? इस पर तुम्हारी ही लिखावट है। मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। एक आवाज गूंजी और एक विशालकाय तगड़ा व्यक्ति सिनेमा के आयाम में आ गिरा। वह कहां है? वह बस्ता। नवागंतुक चुप हो गया जब उसकी नजर देवताओं से भरे कमरे पर पड़ी। वह एक बहुत बड़ा और तगड़ा आदमी था जो बेतरतीब बालों से ढका हुआ था। उसकी उभरी हुई मांसपेशियां उसके उभरे हुए पेट के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी और इस लंबे कद के व्यक्ति को कुल मिलाकर गठीला दिखा रही थी। जारकॉन, मैं समझता हूं कि तुम क्रोधित हो क्योंकि एक नश्वर ने तुम्हारे साथ छल किया, लेकिन तुमने ये कैसे सोचा कि तुम बिना किसी निमंत्रण के यहाँ घुस सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ थोप रहे हो? मैं तुमसे नहीं डरता। वह आदमी तुम्हारा चैंपियन था या कुछ और, है ना? तुम क्या करोगे? हैरिस अपनी सीट से उठ चुका था। अंडरवर्ल्ड के देवता को अक्सर दुबला या यहाँ तक कि थका हुआ बताया जाता था, लेकिन यह एक गलत धारणा थी। वह बहुत लंबा था और बहुत चौड़ा नहीं था, जिससे दुबलापन का आभास होता था। सीधे खड़े होने पर वह एक देवता जारकॉन के पहाड़ से भी एक से लंबा था। हैरिस बहुत ज्यादा मोटा या उभरा हुआ नहीं था। इसके बजाय उसके वस्त्र में छेद से स्टील की तरह कसी हुई सघन मांसपेशियां दिख रही थी। जारकॉन की ओर देखते हुए हैरिस ने सोचा, हालांकि वह अपने भाइयों की तरह लापरवाह नहीं था और अपनी शक्तियों का दिखावा करता रहता था, लेकिन क्या ये लोगों के लिए उसे कागजी शेर समझने के लिए पर्याप्त था? दर्शकों का ध्यान देवताओं के बीच संघर्ष की ओर चला गया। जारकॉन वास्तव में एक मूर्ख था और वहां उपस्थित लोग उत्सुकता से यह अनुमान लगा रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। हैरिस एक बहुत ही गंभीर देवता था। जब वह अपने सिंहासन से उठा तो चीजें नीचे गिरने वाली थी। एक कारण था कि वह अंडरवर्ल्ड जैसी खतरनाक जगह का प्रभारी था। जब बात ओलंपस के रिश्तेदारों की आती थी तो वह भरोसेमंद बड़ा भाई था। भले ही वे लक्ष्य नहीं थे, लेकिन वे सभी हैड्स के बढ़ते दबाव को महसूस कर सकते थे। जारकॉन के लिए ऐसा लग रहा था और महसूस हो रहा था कि हैड्स, जो पहले से ही उससे लंबा था, बढ़ रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हाथी का सामना करने वाली चींटी हो और उसे ऐसा दबाव महसूस हो रहा था जैसे उसने दुनिया का भार अपने कंधों पर उठा रखा हो। अपनी जगह जानो, बाहर निकलो, अभी। आदिम गुफा के गहरे अंधेरे जैसी आवाज ने नवोदय देवता को आदेश दिया। हाँ, जारकॉन जितनी जल्दी अंदर आया उतनी ही जल्दी चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दर्शक थोड़े निराश हुए, लेकिन कुछ नहीं हो सका। ऐसा युवा देवता हैरिस जैसे बुरे मूड से कैसे मुकाबला कर सकता है? जब हैड्स ने मुड़कर देखा जारकॉन के जाने के बाद तो उसने एक खाली सीट देखी और अपनी मुस्कान नहीं छिपा सका। वह आदमी ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। अल्पविराम। उन्होंने अंधेरे में कदमों की आवाज सुनी। तुम्हारा एक नया दोस्त है। ओह हाँ, सेठ, उससे उस आदमी के बारे में पूछो जिसने उसके चैंपियन को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही सिस्टम देवता चले गए। अल्पविराम। अचानक उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी जैसे आसमान से कोई चीज नीचे गिर रही हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वे चमकीली पीली आग की लपटों में गिर गए। लेकिन ये गर्म नहीं था, ये सिर्फ गर्मियों की गर्म हवा जैसा लग रहा था। ये कारवां का नेता है। सेठ, कारवां नेता क्या कर रहा है? सेठ, पफल्स ने सम्मानपूर्वक एक चक्कर लगाया ताकि हर कोई उसके शानदार रूप का सम्मान कर सके, इससे पहले कि वह दो समूहों के बीच उतरे। लोग जल्दी से तितर-बितर हो गए ताकि विशाल कीट के उतरने के लिए जगह बनाई जा सके। सेठ, और मुझे मत बताओ, क्या वह पफल्स है? फिन ने उत्साह से कहा। एकमात्र और केवल एक आइविसन ने अपने सुनहरे सिर की चमक के साथ जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस आदमी ने शांत रहना कब सीखा? जैसे ही वह विशालकाय सेंटीपीड से उतरा, एक आकृति छाया से उस पर झपटी और उससे लिप गई। मैं बहुत चिंतित था। बिल्ली के कान वाली महिला ने आंखों में आंसू भरकर उसे दोषी ठहराया। जवाब देने के बजाय उसने बस उसे कसकर गले लगाया और उस पल का आनंद लिया। फिन तुम्हें फिर से नहीं बचा सका। फिन चिल्लाया। वह उसके सिर के ऊपर बैठ गई, रो रही थी। हालांकि सेठ को यकीन नहीं था कि वह मीना की तरह ही रोई थी या नहीं। कुछ देर बाद माइक और यूलकैट के बाकी फर भी उसका स्वागत करने के लिए आ गए। जब वे फिर से मिल रहे थे तो दोनों आमने सामने की पार्टियों ने उन्हें देखकर असमंजस में थे कि क्या करें। एकमात्र व्यक्ति जो खुश दिख रहा था वह था मार्सेल, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मिनास मार के टावर मास्टर के अचानक प्रवेश ने स्थिति को फिलहाल के लिए निरुद्ध कर दिया था। सेठ, एक अप्रत्याशित व्यक्ति आगे बढ़ा। यह मार्क बेकर था जिसने उस आदमी को पहचाना था जिसने उसे एक बार नीलामी इंटरफेस बेचा था। वीजल लोगों के साथ हुई घटना के बाद उसने सेठ के बारे में फिर कभी नहीं सुना था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह यहाँ होगा। वह यहाँ क्या कर रहा है? सेठ ने आश्चर्य से कहा। वह एक पल के लिए झिझका क्योंकि वह बेकर का नाम भूल गया था। यह आदमी संयुक्त बचाव अभियान में वाई सिटी का प्रतिनिधि है।
लीना ने आखिरकार आगे कदम बढ़ाया। क्या ये सच है कि आप इस समूह के नेता हैं? उसने उस विशालकाय आईविस को सावधानी से देखा जो अपने परिचित लोगों के सामने अपनी शान दिखाने और अपरिचित लोगों से सम्मान पाने के लिए पीछे खड़ा था। राजकुमारी अकेली नहीं थी जो पफल्स को सावधानी से देख रही थी। खैर, मुझे लगता है कि मैं हूँ, लेकिन मैं इन लोगों की सारी जिम्मेदारी खुशी से तुम्हें सौंप दूंगा। हालांकि वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए समय निकालना चाहता था, लेकिन अधिकारी चाहते थे कि वह आधिकारिक बयान दे। इसका सीधा मतलब था कि सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ घंटों के लिए बैठे और कहानियों का आदान प्रदान किया कि क्या हुआ और कौन किसके लिए जिम्मेदार था। ये कुछ हद तक महत्वपूर्ण था क्योंकि लगभग 300 शरणार्थी बचे थे जिनका उचित तरीके से इलाज और प्रबंधन किया जाना था। एक तिहाई मुक्त किए गए दास थे, एक तिहाई चिमेरा थे और बाकी वे थे जो साहसी लोगों में से बचे थे। जब लोहार ने घटना को दोहराया तो सेठ द्वारा अंधेरे की बात कहने पर राजकुमारी ने कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन आगे कोई प्रश्न नहीं किया। अंत में सेठ ने गर्व से दावा किया कि डेल्टा से लगभग कोई भी नहीं खोया है। डेल्टा से लोगों की संख्या में गिरावट ज्यादातर लोगों की थी जो लेस देन होम कॉल ग्रेटर देन के साथ घर वापस टेलीपोर्ट कर रहे थे। डेल्टा के अन्य लोग, यहां तक कि साधारण नागरिक भी इस यात्रा पर बड़े हुए थे। वे अब इतने मजबूत थे कि कम से कम अपनी जान बचा सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये व्यक्ति जार्कोनिक उत्परिवर्तन नहीं है, बल्कि धर्मतंत्र द्वारा शल्य चिकित्सा द्वारा बनाए गए सुपर सैनिक है। क्या ऐसा कुछ संभव है? मार्क ने हैरानी से पूछा। ये कथन उनकी पिछली गलतफहमी का आधार था। बचाव बलों के अग्रिम गार्ड ने मानवीय शवों को जलाने वाले चिमेरा को एक और घृणित प्राणी समझ लिया था और उन पर हमला कर दिया था। दोनों पक्षों ने लड़ाई लड़ी थी और मार्सेल और डेल्टा के अन्य साहसी लोग अंततः लड़ाई को रोकने में सफल रहे। सौभाग्य से कोई नुकसान नहीं हुआ, केवल घायल लोग थे और उनमें से अधिकांश अग्रिम दल के थे। लोहार ने अपने पालकों के अलावा अन्य लोगों के लिए सभी जिम्मेदारियों से सफलतापूर्वक छुटकारा पा लिया। जब वह आखिरकार कमांड सेंटर के रूप में काम करने वाले तंबू को छोड़ने में सक्षम हुआ तो उसे थकान महसूस हुई। इस तरह की बातें हाथ से एक पूरा कवच सेट सिलने से भी ज्यादा थका देने वाली थी। वह जल्दी से अपने दोस्तों के शिविर स्थल पर भागा। बड़े कैंप फायर के आसपास उसने पाया कि लिनवी उत्साह से घर में अपनी गतिविधियों के बारे में बता रहा था, जबकि बाकी सभी उत्सुकता से सुन रहे थे। यहाँ तक कि दूह बड़ा बाघ आदमी भी ध्यान से सुन रहा था। वह चुपचाप मीना के पास बैठ गया। इससे पहले कि वह उसके करीब पहुंच पाता, मीना ने पहले ही दूरी बना ली थी और उसके ऊपर झुक गई थी। इस समय उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। बाड़े आ गया है। क्या नायक को अपनी कहानी नहीं बतानी चाहिए या अपनी प्रशंसा खुद नहीं गानी चाहिए? लिक्सिस ने चिढ़ाते हुए कहा। अगर मैं अपने कामों के बारे में शेखी बघारूं तो यह अच्छा नहीं है। किसी और से मेरी प्रशंसा सुनना कहीं बेहतर है, उसने आत्मसंतुष्ट होकर उत्तर दिया। समूह थोड़ा हंसा और लिनवी ने कहानी सुनाना जारी रखा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, सुनने के लिए और भी लोग जुड़ते गए। रुको, सेठ ने लोगों को शैतान बना दिया, मार्क बेकर ने आश्चर्य से कहा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तो बस किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दरवाजा खोला जो ऐसा कर सकता था। यह सेठ ही था जिसने दुष्ट जंगल को जला दिया। पिप ने थोड़ी देर बाद पूछा। सेठ को यह स्वीकार करते हुए थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि यह वही था। वह जानता था कि उसे और उसके दोस्तों को आग से भागने में थोड़ी परेशानी हुई होगी। यह अच्छी बात थी कि यह बहुत बड़ी समस्या नहीं थी और समूह में से किसी ने भी शिकायत नहीं की। जब दलदल में क्या हुआ इसकी बात आई तो सेठ को वहां जो कुछ हुआ उसका सारांश देना पड़ा, लेकिन उन्होंने विस्तार से नहीं बताया। तुमने एक आर्केंजल देवदूत की जालसाजी की है। जब लिनवी ने बताया कि मैदानों में क्या हुआ था तो लीना चिल्लाई। हाँ, उसने उन वस्तुओं का पीछा किया और जब उसे लगा कि वह सफल हो सकता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता था। समस्या ये थी कि उसे यकीन नहीं था कि इन वस्तुओं के साथ क्या करना है। वे एक ऐसे देवता की दिव्य शक्ति से भरे हुए थे जो इस प्रणाली के लिए विदेशी था, इसलिए उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता था। लोहार को यह पता नहीं था कि बिना उनका परीक्षण किए ये वस्तुएं वास्तव में क्या कर सकती हैं। क्या मैं उन हथियारों में से एक देख सकती हूँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। भले ही वे सिस्टम के बाहर के हथियार हों, लेकिन किसी दिव्य प्राणी की सामग्री से बनी कोई चीज बेहद दुर्लभ थी। बिल्कुल एक सच्चे ड्रैगन की सामग्री से बनी वस्तुओं की तरह। ऐसी किसी भी चीज को अपनी सामग्री के कारण ही राष्ट्रीय खजाना बनने का मौका मिला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 354 पकड़ना। सर्वनाश का लोहार पकड़ना। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 354 पकड़ना। सेठ खुद इन हथियारों का इस्तेमाल करने के बारे में अनिश्चित था। वे बेजान लग रहे थे लेकिन उन्हें पकड़ने से उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। इसके अलावा वो उनका मूल्यांकन नहीं कर सकता था और इससे वे तकनीकी रूप से अनुपयोगी हो गए। वह अपने किसी करीबी को संभावित खतरों के संपर्क में नहीं लाना चाहता था। यह देखकर कि राजकुमारी उसे देखने के लिए कितनी उत्सुक थी, सेठ को उसे मौका देने में कोई डर नहीं लगा। शायद उसके पास प्रभावों को खोजने का कोई तरीका था। जरूर, ये लो, उसने कहा और लीना को देवदूत की भुजा से बनी तलवार थमा दी। राजकुमारी को आश्चर्य हुआ कि उसने कितनी आसानी से उसे यह वस्तु उधार दे दी, लेकिन जल्दी ही उसका ध्यान उस वस्तु की ओर चला गया। एक सामान्य हथियार के विपरीत तलवार धातु के एक निरंतर टुकड़े देवदूत की भुजा से बनाई गई थी। हाथ से बना लंबा चौड़ा ब्लेड अभी भी सामान्य दिख रहा था, हालांकि बड़ा था। भयावह हिस्सा हैंडल था जो प्राणी के हाथ से बनाया गया था। टेढ़े क्रॉसगार्ड को अभी भी अंगूठे और छोटी उंगली के रूप में पहचाना जा सकता था, जबकि हैंडल खुद मध्यमा, अनामिका और तर्जनी उंगली थी जिसे रस्सी की तरह घुमाया गया था। पोमेल पर इन 3 उंगलियों के नाखूनों ने एक अजीबोगरीब मन का पकड़ रखा था। ये पोमेल क्या है? मैंने ऐसा पदार्थ कभी नहीं देखा, लीना ने बुदबुदाया। बाकी सभी लोग भी उसके कंधों के ऊपर से उस वस्तु को देखने के लिए देख रहे थे। ये पहली बार था जब उसने उन्हें बनाने के बाद बाहर निकाला था और भले ही उस समय कई लोगों ने उसे बनाते हुए देखा था, लेकिन बहुत कम लोगों को यह देखने का मौका मिला था कि उसने वास्तव में क्या बनाया था। ओह, वह यह आंखों में से एक है, सेठ ने तथ्यात्मक रूप से टिप्पणी की। स्वर्गदूतों की आंखें एक अज्ञात धातु से बने बैंगनी पत्थर थे। उस स्थिति में वे तलवार के मूठ और डंडे की नोक के लिए बिल्कुल उपयुक्त लग रहे थे। राजकुमारी ने चौंककर अपना हाथ उस मूठ से खींच लिया जिसे वह अभी सहला रही थी। मैं भी इसका मूल्यांकन नहीं कर सकती। क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी यदि मैं इसे साम्राज्य में ले जाऊं और हमारे शाही मूल्यांकनकर्ता से इस वस्तु को देखने को कहूं? उसने सावधानी से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन अगर दूसरे पक्ष को उस पर भरोसा नहीं था तो वे सोच सकते थे कि वह उसे वापस नहीं करेगी। लीना को यकीन नहीं था कि सेठ उसके बारे में क्या सोचता है। आगे बढ़ो, सेठ ने बिना किसी परवाह के कहा। उसकी चिंताएं निराधार थी। लोहार को इन हथियारों से कोई लगाव नहीं था। उन्हें खुद परखना या दूसरों को इस्तेमाल के लिए देना तो दूर की बात थी। अगर साम्राज्य ने इसे अपने पास रख लिया तो उसने बस कुछ ऐसा खो दिया जिसकी उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। अगर साम्राज्य सफल हो जाता और वह वस्तु वापस दे देती तो सेठ के पास उनके प्रभावों का परीक्षण करने का एक सुरक्षित तरीका होता। उसके दृष्टिकोण से उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और पाने के लिए सब कुछ था। राजकुमारी ने शुक्रगुजार होकर तलवार को अपने भंडार में रख लिया। दिन लंबा होता गया और रात गहरी होती गई जब उनका मौज मस्ती का माहौल खत्म हुआ और सेठ अपने लोगों के साथ अकेले रह गए। एक ध्वनिरोधी अवरोध खड़ा किया गया और वे आखिरकार व्यापार के बारे में बात कर सकते थे। उन्होंने मिनास मार की गतिविधियों और उसके परिणामस्वरूप होने वाली वृद्धि के बारे में बताया। सेठ ने सहमति से उनकी बातें सुनी क्योंकि उन्होंने मोनिक के अस्थायी टावर मास्टर के रूप में किए गए कदमों का वर्णन किया था। वह वास्तव में खुश था कि वे उसके चले जाने के बाद सब कुछ जलाने से बच गए। मन ही मन वह खुद की तारीफ करता रहा। दूसरों को काम सौंपकर संगठन बनाने का यही फायदा था। अगर वह न भी हो तो भी हर कोई अपना काम कर सकता था।
जब वे आखिरकार बात करते करते थक गए तो उन्होंने अलग होकर अच्छी नींद लेने का फैसला किया। सभी के लिए यह एक लंबा दिन था। जैसे ही वे उठने वाले थे, एक उदास आवाज सुनाई दी। माँ, मेरा क्या, मुझे भी भुना हुआ मांस चाहिए था। इमोगी इस समय बहुत दुखी था। माँ उसके बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों से फिर से मिल गई थी और यह समझ गया था कि वह वहां मौजूद सभी लोगों के सामने यूं ही नहीं आ सकता था। इसलिए वह इंतजार कर रहा था। जब अजनबी चले गए और उन्होंने ज्यादा निजी तौर पर बात की तो उसे लगा कि उसका पल आ गया है। उसने सुना और इंतजार किया। उन्होंने खुशी-खुशी बात की और भुना हुआ मांस खाया। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, लेकिन वह चुप रहा और अपने इशारे का इंतजार करता रहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, लेकिन ये कभी नहीं आया। उन्होंने बिना इसके सारा मांस खा लिया। वे इसके बिना ही बातें करते और हंसते रहे। जब वे जाने वाले थे तो यह अब और नहीं रुक सका। मुझे क्यों बाहर रखा जा रहा है? वह चिल्लाया। वह कौन है? फिन ने उत्सुकता से पूछा। सेठ ने दलदल के रोमांच के बारे में बात करते समय इमोगी के बारे में सब कुछ छोड़ दिया था। वह बाद में इस पर वापस आना चाहता था, लेकिन वह किसी तरह भूल गया। मुझे माफ कर दो। उसके पास कोई बहाना नहीं था और उसने गोल-मटोल सांप को बुलाया। उसकी बड़ी गोल आंखें रोके हुए आंसुओं से चमक रही थी। ये है, मुझे अभी तक कोई अच्छा नाम नहीं सूझा है। यह एक इमोगी है जिसे मैंने दलदल में पाला था। हर कोई जानता था कि इमोगी क्या होता है, लेकिन केवल फिन की आंखों में चमक थी। वह तुरंत छोटे छद्म ड्रैगन से चिपक गई और उसे गले लगा लिया। खैर, वह तकनीकी रूप से उसके सिर पर लेट गई। इमोगी ने विरोध नहीं किया और स्नेह के अचानक संकेत पर शांत हो गया। ओह, ये बहुत प्यारा है। हेलो छोटे, फिन फिन है, मुझे फिन कहो, उसने ऊर्जावान होकर कहा। अति सक्रिय परी फिर से उसी स्थिति में थी। जब वह पिप और उसके दोस्तों से मिली थी तब भी ऐसा ही दृश्य था। परी के मन में बच्चों और नवजात शिशुओं के लिए आश्चर्यजनक रूप से कोमल पक्ष था। बस ये था कि वह पफल्स के साथ कभी नहीं रह सकती थी। इवेसा इतना ऊंचा और शक्तिशाली था कि उसे बच्चों जैसा व्यवहार स्वीकार नहीं था। दूसरी ओर इमोगी और बच्चे किसी प्यार करने वाले व्यक्ति के लिए तरस रहे थे जो उन्हें दुला सके और फिन पूरे दिन उन्हें दुलाने और लाड प्यार करने के लिए तैयार था। सेठ खुश था कि यह सब इस तरह से हुआ, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वह मीना को साथ लेकर चुपचाप कैंप फायर से दूर जाने में सक्षम था। उन्हें काम निपटाना था, महत्वपूर्ण काम जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। जब ये जोड़ा अपने काम से बाहर गया हुआ था तो बाकी लोगों को बच्चे इमोगी की देखभाल करनी थी। सभी लोग अच्छे थे और अपनी थकान के बावजूद उन्होंने इसके लिए कुछ और मांस भी भुना। सांप के बच्चे को अपनी मां का परिवार बहुत पसंद आया। उसका परिवार, हालांकि मां शायद सबसे अच्छी मां नहीं थी, लेकिन उसने फैसला किया कि उसने जो परिवार चुना है वह बहुत अच्छा है। अल्पविराम, सुबह सेठ और मीना अपने टेंट से बाहर निकले और यह स्पष्ट था कि वे एक पल के लिए भी नहीं सोए थे। यहाँ तक कि पार्टी के बाकी लोग, जिन्होंने इमोगी की देखभाल में काफी समय बिताया था, उन्हें भी कुछ घंटे की नींद मिली थी। दुर्भाग्य से वे भी पूरे दिन टेंट में नहीं रह सके। उन्हें काम निपटाना था। कल अपनी रिपोर्ट देने के बाद नेतृत्व आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करेगा। मीना लीना के गार्ड का हिस्सा थी और सेठ इस मामले में शामिल होने से बच नहीं सकता था। उसने सचमुच कोशिश की। परिस्थितियों के कारण वे सुबह नहा धोकर तैयार हो गए। मीना और अन्य लोगों को राजकुमारी के साथ शामिल होना पड़ा। दूसरी ओर सेठ को बैठक में तभी शामिल होना पड़ा जब उसे बुलाया गया। लोहार ने इमोगी, फिन, पिप और अन्य बच्चों को पफल्स के सहारे एक साथ झुका हुआ पाया। सेठ केवल कल्पना कर सकता था कि इस दृश्य को घटित करने के लिए उनके बीच किस तरह का बंधन रहा होगा। उन्हें इस तरह सोते देख उसने उन्हें न जगाने का निर्णय लिया और खेत के रसोई घर से कुछ खाने का सामान लेने चला गया। यहाँ उसे बेंचों की कतारें मिली जहाँ लोग नाश्ता करने बैठे थे। उसे मीना और बाकी लोगों की चिंता थी, क्या उन्होंने काम पर जाने से पहले कुछ खाया था। रुको, क्या फिन भी गार्ड ड्यूटी का हिस्सा नहीं था? वह बच्चों के झुंड के साथ आराम से क्यों सो रही थी? सेठ, दूहू ने उसकी ओर हाथ हिलाया। टाइगर मैन अजुल के साथ बैठा और आश्चर्यजनक रूप से रहस्यमय तीरंदाज। सुप्रभात, आप कैसे हैं? अच्छा, मुझे कहना पड़ेगा कि इस फील्ड किचन का खाना कारवां में मिलने वाले खाने से कहीं बेहतर है। अजुल ने खुशी से जवाब दिया। ये सच है कि कारवां में खाना बहुत अच्छा नहीं था। हालांकि यात्रा की शुरुआत में उनके पास बहुत से रसोई थे, लेकिन उनके पास मोबाइल रसोई जैसी कोई चीज स्थापित करने का समय नहीं था। अपनी आधी यात्रा में वे आग का उपयोग भी नहीं कर पाए। इसका मतलब यह था कि उसके मामले में यह उसके जीवन का पहला औसत भोजन था। वह इसी तरह बहुत खुश थी। हाँ, सच में, फिर तो मुझे खुद ही कुछ लेना पड़ेगा। सेठ ने चिमेरा की खुशी पर प्रसन्न होकर उत्तर दिया और अपनी प्लेट लेने चला गया। जब सेठ कुछ मिनट बाद वापस आया तो उसके दोस्त हैरान रह गए। उसने किसी तरह कई सर्विंग्स प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की थी और उन्हें एक ही ट्रे में संतुलित किया था। उन्हें हैरानी हुई कि सेठ ने इतना ज्यादा खा लिया जितना कि बड़ा टाइगर मैन भी नहीं खा सकता था। तुम सही थे, ये निश्चित रूप से यात्रा के दौरान पकाए गए भोजन से बेहतर है। अरे यार, मुझे देर हो गई, चलो बाद में फिर बात करते हैं, उसने जल्दी में कहा। किसी ने उसे बताया कि उस बैठक में शामिल होने का समय हो गया है। एड्स बाय पब फ्यूचर को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े, उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 355, मैं खुद को माफ कर दूंगा। सर्वनाश का लोहार, C355, मैं खुद को माफ कर दूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 355, मैं खुद को माफ कर दूंगा। सेठ ने बड़े कमांडो केंद्र में प्रवेश किया और चिड़ियाघर को देखा। वहां लीना, मार्क और आर्गेट नोरे के उदास जनरल थे जो बचाव बलों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके अलावा वहां मार्सेल और वकर कैंप के बुरे व्यक्ति भी मौजूद थे। सुप्रभात सभी को, कैसा चल रहा है? मेज पर बैठने से पहले उन्होंने उनका अभिवादन किया। उसने मीना को आंख मारी और माइक की ओर हाथ हिलाया जो लीना के पीछे खड़ा था। आज वे इस बारे में बात करना चाहते थे कि आगे क्या करना है। आखिरकार हर कोई उन लोगों को बचाने के लिए आया था जिन्हें चेन के धर्मतंत्र द्वारा अपहरण कर लिया गया था। अब उन्होंने इन लोगों को और भी बहुत कुछ पा लिया था, लेकिन उनके पास नई जानकारी भी थी, जैसे कि होप शहर जो कहीं बीच में है। राजकुमार, जनरल और वाइस सिटी के अधिकारी शरणार्थियों के प्रतिनिधियों के साथ इस बारे में बात करने से पहले बचाव दल के रुख पर चर्चा करने के लिए पहले ही एकत्र हो चुके थे। दुर्भाग्य से सेठ को चिमेरा के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लेना पड़ा। यह एकमात्र कर्तव्य था जिससे वह बच नहीं सकता था। चूंकि अजुल और परिणामस्वरूप सभी चिमेरा ने उसका अनुसरण करने का फैसला किया था, इसलिए वे उसकी जिम्मेदारी बन गए थे। चूंकि अब हम सब एक साथ हैं, इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि हम संयुक्त बचाव बल के नेताओं ने क्या चर्चा की है। राजकुमारी बोली। उनकी योजना होप और मैदान की जांच करने के लिए अपनी कुछ सेनाओं को अलग करने की थी। यह मुख्य रूप से वाइस सिटी और साम्राज्य की रुचि थी। महाद्वीप के इस हिस्से के बारे में उनके पास बहुत कम जानकारी थी, जैसे कि सिस्टम भगवान की भविष्यवाणियों ने जानबूझकर कुछ जानकारी छोड़ दी थी। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। आखिर अगर भगवान उन्हें पूरी जानकारी दे देते तो वे कैसे संघर्ष करते। यहाँ तक कि जब उनके भगवान ने उन्हें बहुत सारी जानकारी दी तो भी उन्होंने कभी भी सब कुछ साझा नहीं किया। बाकी लोग पश्चिम की ओर वापस गामा की दिशा में यात्रा करेंगे। गामा के स्टार्टा गांव में वे शरणार्थियों को वापस डेल्टा ले जाने के लिए तैयार हो रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, पर्वत श्रृंखला में जादू के उच्च स्तर के कारण गामा और डेल्टा के बीच के जंगल और पहाड़ औसत से ज्यादा खतरनाक थे। शरणार्थियों के पास वहां जीवित रहने के लिए ताकत की कमी थी। यही वजह थी कि उन्हें मजबूत अनुरक्षक दिए गए थे। इस बिंदु पर डेल्टा के लौटने वाले साहसी अपनी ताकत के साथ इन स्क्वाड्स के लिए एक अच्छा जोड़ बनेंगे। उनके लिए टेलीपोर्टेशन का सवाल ही नहीं था, क्योंकि ओरी हुमा के लिए यादृच्छिकता के कारण वे विभाजित हो जाएंगे। जहां तक शरणार्थियों का सवाल है जो इस प्रणाली का हिस्सा नहीं थे, वे बपतिस्मा ले सकते थे और डेल्टा या साम्राज्य में टेलीपोर्ट कर सकते थे अगर वे चाहें तो। यही बात चिमेरा के लिए भी सच थी। तकनीकी रूप से बुद्धिमान प्रजाति के रूप में वे शायद बपतिस्मा में भाग लेने और डेल्टा में टेलीपोर्ट करने में सक्षम होंगे।
ये वे योजनाएं थी जो उन्होंने सुबह बनाई थी। सेठ, हमें आशा थी कि आप। उक्त लोहार ने उसे बात करते समय बीच में ही रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। मुझे यहाँ आपको बीच में रोकना पड़ेगा। इससे पहले कि आप किसी भी तरह के मिशन के लिए मुझ पर भरोसा करें, मुझे आपको सूचित करना है कि मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा। क्या? सभी उपस्थित लोगों ने या तो पुकारा या फिर बुदबुदाया। मीना और माइक के चेहरे पर केवल व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। दूसरे दिन शाम को, ओह हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ईवी ने हमें इसे आपको सौंपने के लिए कहा था। उसने कहा कि अल को पता होगा कि यह क्या है और उसे उम्मीद है कि आप कुछ सामग्री लेने के लिए उसे माफ कर देंगे। माइक ने कहा जब शाम थोड़ी शांत हुई। पशु पुरुष ने लेसन रहस्यमय स्वर्ण ग्रेटर देन से बनी एक प्लेट निकाली जिस पर सभी प्रकार की रहस्यमय संरचनाएं और मंत्र अंकित थे। हो, इस छोटी लड़की में सचमुच बहुत जल्दी सुधार हुआ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह क्या है? यह हमारे घर का टिकट है। एक स्थानिक बीकन के लिए कोर। यह तभी संभव है जब मैं उस लड़की के इरादों को सही ढंग से समझ पाया हूं। एक स्थानिक बीकन, इसका मतलब है कुछ लोग आश्चर्य से बोले। हाँ, जब तक हम संगत संरचना स्थापित करते हैं और उसे शक्ति देते हैं, हम मिनास मार के लिए हमें लेने के लिए एक संकेत बना सकते हैं। अगर ईवी संकेत उठाती है तो वह हमारे लिए एक स्थानिक सुरंग खोल सकती है जिससे हम मिनास मार वापस जा सके। क्या यह सचमुच संभव है? लिक्सिस ने हैरानी से पूछा। वह अकेली नहीं थी जो इस बात से परेशान थी। बेशक सैद्धांतिक रूप से यह संभव है। यह डेल्टा में एक पूरी तरह कार्यात्मक टेलीपोर्टेशन संरचना से जुड़ने की तुलना में थोड़ा कम स्थिर है, लेकिन पर्याप्त ऊर्जा के साथ इसे बनाया जा सकता है। यह टावर की प्रारंभिक सीमा के भीतर टेलीपोर्ट करने से अलग नहीं है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हर किसी के मन में अपने अपने विचार थे जब उन्होंने सुना कि वे इतनी जल्दी वापस आ सकते हैं। या लिनरी, वेडन और पिप के समूह के मामले में ये सुनकर की सुरक्षा इतनी करीब थी। बाद वाले स्पष्ट रूप से खुश थे। दूसरी ओर यूल्का के फर थोड़े उलझन में थे क्योंकि उन्हें राजकुमारी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार महसूस हुआ। दूसरी ओर वे केवल सेठ के लिए आए थे और उन्होंने कुछ भी वादा नहीं किया था। तो हमें ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? सेठ ने आखिरकार सभी के लिए फैसला किया। खैर, यह कोई सवाल ही नहीं था शुरू से ही। उपस्थित, उन्होंने कहा, हाँ, मिनासमार के सदस्य स्थानिक प्रकाश स्तंभ का निर्माण करेंगे और डेल्टा लौटेंगे। लीना ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। फिर मीना और माइक उसके और सेठ के पीछे पीछे चले गए। क्या वे गंभीर थे? लेकिन फिन का क्या? क्या वह इन सभी पसीने से तर पुरुषों के साथ फंस नहीं जाएगी और उसके पास भरोसा करने के लिए क्यूटनेस का ये बंदरगाह भी नहीं होगा? मुझे खेद है, हमने कल ही निर्णय ले लिया था। मीना ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ राजकुमारी से माफी मांगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको इन लोगों को सुरक्षित घर वापस लाने में हमारी मदद करनी चाहिए, उसने घबराहट में कहा। मुझे एक वादा निभाना है और मैं इसे निभाने का जोखिम नहीं उठाऊंगा। इन लोगों को इस स्थिति तक लाकर मैंने काफी कुछ किया है। उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाना आपका कर्तव्य है, मेरा नहीं। अगर सेठ को पूरी ईमानदारी से कहा जाए तो वह सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि वह लेस देन होम कॉल ग्रेटर देन के जरिए अपने साथ कुछ लोगों को वापस नहीं ले जा सका था। उसने लिनरी से वादा किया था कि वह उसे डेल्टा ले आएगा। वेडन, इवान, अजुल, पिप और उसके दोस्त भी यही फंस गए होते। अंदर ही अंदर वह अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। फिर भी उसने कई बार मदद के लिए कदम बढ़ाया था। कोई भी उसे अपने लोगों को लेकर घर जाने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता था। अब जब उसके पास मौका था, राजकुमारी को जल्दी ही एहसास हो गया कि बहस करने का कोई मतलब नहीं है। उसे फिन को छोड़ना होगा। मार्क और जनरल ने कोई विरोध नहीं किया बल्कि चुप रहे। कम से कम चिमेरा को तो हमारे साथ रहने दो, मार्क ने अचानक पूछा। वापसी के दौरान हम उनकी मारक क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। डार्क एल्विन जनरल ने सहमति में सिर हिलाया। गामा से यहाँ तक का उनका सफर खतरों से भरा था और अब उन्हें 100 से ज्यादा गैर लड़ाकों की रक्षा करनी थी, जबकि वे होप की जांच करने के लिए अपनी लड़ाकू सेना का एक हिस्सा अलग कर रहे थे। शक्तिशाली चिमेरा एक महान आश्वासन होगा। अगर वे तैयार हैं तो मुझे उनसे बात करनी होगी। सेठ ने बिना किसी प्रतिबद्धता के जवाब दिया। उसे ये भी यकीन नहीं था कि अगर वे चाहें तो सभी चिमेरा को टेलीपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। लिच के आकलन के अनुसार इसकी एक सीमा थी। भले ही उन्हें इसे स्थापित करने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाए, लेकिन इससे होकर गुजरने वाला प्रत्येक व्यक्ति संरचना को खराब कर देगा। अन्यथा वह पहले ही शरणार्थियों को टेलीपोर्ट करने की पेशकश कर चुका होता। हालांकि ईवी के अस्थायी बीकन के साथ कई चीजें गलत हो सकती थी। ऐसे पोर्टल की अस्थिरता और ऊर्जा खपत का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता। यह संदिग्ध था कि क्या उनके पास एक से ज्यादा बार प्रयास करने का मौका था। फिर भी क्या वह उन्हें ले जा सकेगा या क्या वे वहां रहने को तैयार होंगे, यह एक और महत्वपूर्ण प्रश्न था। आप जानते हैं, वे तकनीकी रूप से मिनास मार के सदस्य हैं। मुझे यकीन है कि मैं उन्हें मना सकता हूं, लेकिन यह मुफ्त नहीं है। आखिरकार वे यहां रहकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको उनके निर्णय को आसान बनाने के लिए उन्हें कुछ लाभ प्रदान करने चाहिए? सेठ ने बातचीत शुरू की। सेठ द्वारा अचानक की गई बातचीत और उनसे कुछ पैसे और वादे छीन लेने के बाद बैठक का बाकी समय काफी अजीबोगरीब रहा। उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के बारे में निर्णय लेना था जो लोगों को आशा की ओर ले जाए और किसी तरह इस तथ्य से निपटे कि हो सकता है कि उनकी वापसी की यात्रा शुरू करने से पहले ही उनकी सारी भ्रांतियां समाप्त हो चुकी हो। इसका अंत किसी संतोषजनक निर्णय के साथ नहीं हुआ, बल्कि यह समाप्त हो गया और इसके बाद सभी लोग एक अवकाश पाकर खुश थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।